नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल लोक सेवा अकादमी में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्योंकि आज हम लोग कुछ खास पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जम के चल रही है। आइए हम कुछ बात करने वाले हैं झारखंड से संबंधित एक भौगोलिक पक्ष का। जी हाँ मित्रों, मैं हर बार आपको झारखंड के भौगोलिक से संबंधित वीडियो ला के देता हूँ और आज भी मैंने फिर से एक वीडियो लाया है जिसका नाम है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो आइए हम बात करते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल बन जाता है क्योंकि इस वीडियो से हर बार एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही दिए जाते हैं। झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, और अभी वर्तमान में जो आने वाला सीजीएल का एग्जाम है उसमें तो कन्फर्म है मित्रों की पूछेगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें क्या समझना है आखिर झारखंड की भूगर्भिक संरचना में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड का जो निर्माण होता है वह प्राचीनतम आर्कियन कालीन चट्टानों से लेकर के नवीनतम चतुर्थ कल्पकालीन चट्टानों से होता है, जिस कारण से झारखंड भूगर्भिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये एक मजबूत पक्ष में बना हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि इनकी भूगर्भिक संरचना का आखिर विकास कैसे हुआ है। तो मित्रों जैसे देखिए यहाँ पे इस मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र बना हुआ है, जिस क्षेत्र को मैंने खाली छोड़ दिया, जैसे कि ये क्षेत्र खाली छूटा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र खाली छूटा हुआ है, तो ये खाली नहीं है बल्कि ये भरा हुआ है। और मैं बात करूंगा कि यहाँ पे अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आर्कियन चट्टानों के बारे में। तो ये आर्कियन चट्टानों से झारखंड का लगभग संपूर्ण झारखंड का निर्माण होता है। लगभग 90% भाग जो है वह आर्कियन कालीन चट्टानों से भरा हुआ है। जी हाँ मित्रों, 90% भाग सिर्फ आर्कियन कालीन चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन ये आर्कियन कालीन चट्टानों के बारे में मैं बात करता हूं कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, क्योंकि ये आर्कियन कालीन चट्टानें सबसे पुरातन चट्टानों में से एक है और ये झारखंड की जब उत्थान हुआ था, प्रथम अवस्था का जो उत्थान होता है उसी अवस्था में ही ये चट्टानी रूप से सामने आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ कि जो आर्कियन कालीन चट्टान का निर्माण होता है, इस निर्माण में, इस चट्टान के निर्माण के साथ साथ झारखंड में एक काल अंतराल होता है। काल अंतराल से पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि झारखंड का जो आर्कियन कालीन चट्टान है ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों रखता है, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है, मतलब कि संपूर्ण झारखंड में जो लावा प्रदेश था, ठीक है, मतलब कि लावा का विकास हुआ और ठंडे होने के बाद, मतलब कि ठोस होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ वही आर्कियन चट्टान के रूप में सामने आया। और उस समय तक से मतलब कि जीवों का कोई अवशेष नहीं पाया जाता है, जिस कारण से आर्कियन कालीन चट्टानों में बिल्कुल भी जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। फिर एक लंबे समय अंतराल बीतता है, लगभग 1.5 अरब करोड़ वर्ष बीतने के बाद, मतलब कि पहले की बात करते हैं तो वो कालक्रम आता है। तो उस समय इसी आर्कियन चट्टान का निक्षेपित होता है। ये आर्कियन चट्टान निक्षेपण में बदलता है और साथ ही साथ जब निक्षेपित होता है अपरदित होता है और अपना रूप को परिवर्तित करता है, तो उस समय ये धारवार के रूप में सामने आता है। जी हाँ मित्रों, धारवार क्रम की चट्टानें जो यहाँ पे आती है वह आर्कियन का ही एक रूपांतरित रूप के रूप में सामने आती है और धारवार क्रम की चट्टानें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं थोड़ा सा बताते चलूँ आपको कि धारवार क्रम की चट्टानें जो है वह पूर्वी सिंहभूम का बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम का बात करेंगे, सरायकेला का बात करेंगे, सिमडेगा का पूर्वी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उस समय धारवार क्रम की चट्टानों का विकास होता है और उस समय भी जीवों का विकास नहीं होने के कारण से जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। लेकिन एक लंबे समय काल अंतराल के बाद ये जो बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें जो होती हैं वह नीस में परिवर्तित हो जाती है और वर्तमान में झारखंड की जो रूपरेखा बनती है वह ग्रेनाइटिक नीस के रूप में सामने आती है। ये धारवार क्रम की जो चट्टानें हैं, मैंने यहाँ बताया आपको कि ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोहा की एक बहुत बड़ी सीरीज पाई जाती है, श्रेणी पाया जाता है, मतलब कह सकते हैं आयरन ओर की सीरीज जो है ना इसी क्षेत्र में पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में हम बात करेंगे लोहा का, मैग्नीज का, टीन का, सोना का, चांदी का, मतलब कि बहुत सारे तांबा, बॉक्साइट, जो जितने भी प्रकार के धातु आते हैं वह कोल्हान श्रेणी के रूप में
सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यार इस चीज को लिखिएगा, ये कोल्हान का क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे कोल्हान की जो पट्टी होती है लौह अयस्क की श्रेणी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण झारखंड का ये क्षेत्र जो है ना वो आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो जाता है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की चट्टानों में, धारवार क्रम की चट्टानों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धातु की प्राप्ति की जाती है। तो आइए, हमने बात किया आर्कियन कालीन चट्टानों के बारे में और धारवार क्रम की चट्टानों के बारे में, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप में बना हुआ है संपूर्ण झारखंड का, तो वो ग्रेनाइटिक नीस से बना हुआ है। ग्रेनाइटिक नीस का मतलब क्या कि बहुत सारी चट्टानें थी जो पहले बेसाल्ट और ग्रेनाइट में थी और वर्तमान स्वरूप में जो अभी आई हुई है, क्योंकि एक लंबे समय यानी काल अंतराल के बाद उन चट्टानों का अपक्षय होता है और रूपांतरण होता है, और जिस कारण से ये ग्रेनाइट चट्टानें नीस में परिवर्तित हो गई हैं। तो बस इतना ही मैं बात करूंगा इस आर्कियन कालीन चट्टान के बारे में। अब दूसरा चट्टान आता है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम बात करते हैं। ये जो पक्ष आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये विंध्यन क्रम के चट्टानों वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंस क्या है, आइए मैं आपको बताते चलूं। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, एक समय आता है कुडप्पा क्रम की चट्टान के बारे में बात करते हैं। कुडप्पा जिसका साक्ष्य जो है ना झारखंड में बिल्कुल नहीं पाया गया है। एक समय अंतराल के साथ यहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो आती हैं, इसका साक्ष्य यहाँ पे नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके बाद की जो काल आती है वो आती है विंध्यन क्रम की काल की चट्टानें। और इस काल में यहाँ पे ये जो हिस्सा आता है सोन नदी का दक्षिणी हिस्सा का बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे गढ़वा जिला, एकमात्र गढ़वा जिला है जहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है। थोड़ा सा बताते चलूं कि ये विंध्यन क्रम की चट्टानें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बलुआ पत्थर और चुना पत्थर की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है और इस विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में और ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब हम आगे बात करना चाहते हैं थोड़ा सा ये क्षेत्र दोस्तों, ये प्रदेश जो यहाँ पे दिखाया गया है, इसे क्या बोलते हैं, हम बात करेंगे गोंडवाना प्रदेश के बारे में, गोंडवाना काल के बारे में। तो ये गोंडवाना काल जो आता है, इस काल क्रम में भूगर्भिक संरचना यहाँ पे आती है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पट्टी दिखाई जाती है, हम बात कर सकते हैं कि कोडरमा का दक्षिणी हिस्सा, हजारीबाग का, गिरिडीह का और बोकारो का लगभग संपूर्ण हिस्सा। थोड़ा सा बात करेंगे पलामू का आपका पूर्वी हिस्सा, और फिर यहाँ पे लातेहार का भी उत्तर पूर्वी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी हुई हैं और इन चट्टानों में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे एक लंबे समय अंतराल के साथ झारखंड में बहुत सारे नदियाँ यहाँ पे थी, जैसे कि दामोदर नदी हो गई है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा औरंगा नदी सामने आती है, और इन नदियों का एक जो लगातार बेसिन बना हुआ था, एक लंबे समय काल अंतराल में यहाँ पे पेड़ पौधे और जीवों का जो है अवशेष जो है यहाँ पे धंस जाता है, और धंसने के कारण उनका अवशेष यहाँ पे एक लंबे काल अंतराल के बाद वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से गोंडवाना क्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और इन चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, फॉसिल्स की मात्रा पाई जाती है, और ये रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं, परतदार चट्टानें यहाँ पे सामने आती है। और इन चट्टानों में सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से कोयले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि आगे का वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा था, ये तीसरा हिस्सा हो गया, चौथा हम बात करेंगे तो राजमहल ट्रैप के बारे में। राजमहल ट्रैप हो गया, और इसी को हम फिर क्या बोलते हैं, दक्कन लावा का बात करते हैं। राजमहल ट्रैप का अगर बात करेंगे तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वह लावा के उद्गार के बाद जो मिट्टी सूख गई थी, उसी मिट्टी से राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है। और ये राजमहल ट्रैप का ये हिस्सा जो मैंने स्टार से यहाँ पे काउंट किया है, राजमहल ट्रैप का हिस्सा है। और ये भी हिस्सा जो पाट प्रदेश इसको हम बोलते हैं मित्रों, मैं आगे आपको बताऊंगा इस पाट प्रदेश के बारे में। ये जो यहाँ पे पाट प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है, ये पाट प्रदेश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस राजमहल ट्रैप के साथ साथ, क्योंकि राजमहल ट्रैप का निर्माण तो ऑलरेडी लावा से हो चुका था,
लेकिन दरारों से जो लावा रुक रुक के रिसाव हो रहा था, बह रहा था, उससे दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। और दक्कन लावा का निर्माण जो होता है ना, ये पाट प्रदेश में, संपूर्ण पाट प्रदेश में समतल भूमि के रूप में सामने आता है। और ये जो हिस्सा आया है ना आपका, ये पलामू का दक्षिणी हिस्सा बात करेंगे, लातेहार और गुमला का संपूर्ण हिस्सा आएगा, और यहाँ पे गढ़वा का भी थोड़ा सा दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सिमडेगा का उत्तर पश्चिम हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है। तो ये पाट प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा हमारे पास जो बचा हुआ है ना, वह नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के बारे में बात करता हूँ। पांचवा में अगर हम बात करेंगे तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नवीनतम जलोढ़ हिस्से के बारे में। नवीनतम इस जो जलोढ़ आपके सामने यहाँ पे आए हैं, ये हिस्सा जो आपका संपूर्ण कह सकते हैं कि साहेबगंज का हिस्सा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो आता है गोड्डा का पूर्वी हिस्सा, वो भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो जाता है। और इस जगह में जो पाकुड़ का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा भी मेरा यहाँ पे नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में आता है। यहाँ पे सोन नदी होने के कारण से ये जगह भी नवीनतम जलोढ़ निक्षेप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए तो मैं अब आगे आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मैप देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैंने पहले आपको झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताया, और इसके बाद अब मैं झारखंड का, जी हाँ दोस्तों, झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में बात कर रहा हूँ। झारखंड का धरातलीय स्वरूप क्यों महत्वपूर्ण रखता है? क्योंकि हम लोगों ने जब झारखंड की भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात कर लिया है, तब थोड़ा सा महज है कि हम बात करेंगे झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखिए ये जो प्रदेश आपका आया है ना, ये पाट प्रदेश है दोस्तों। ये पाट प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट रखता है? क्योंकि झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। जो पाट प्रदेश है, पाट प्रदेश के बारे में बात करते हैं। ये पाट प्रदेश का जो हिस्सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि झारखंड का पाट प्रदेश का मतलब ही होता है कि समतल भूमि, या फिर ऐसी भूमि जिसे हम लोकल भाषा में क्या बोलेंगे, सपाट बोलेंगे, और सपाट को ही पाट प्रदेश कहा गया है। पाट प्रदेश की लगभग जो उसका ऊंचाई दिया गया है, वो लगभग 900 मीटर दिया गया है। 900 मीटर इस पाट प्रदेश की ऊंचाई दिया गया है। हम थोड़ा सा इसके क्रमिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इसका इतिहास जो है ना, थोड़ा सा अलग पड़ता है, क्योंकि हम शुरुआत में बात करते हैं मायोसीन काल के बारे में। तो मायोसीन काल जो होता है ना, मायोसीन काल में प्रथम उत्थान होता है, और इस मायोसीन काल में प्रथम उत्थान होने के कारण से झारखंड में पाट प्रदेश का जो हिस्सा है ना, वो लगभग 1000 फीट ऊंचा उठता है। उसके बाद दूसरी बार जो फिर से उत्थान होता है, उसी जिस तरह से हिमालय का निर्माण उत्थान के क्रम में हो रहा है, उसी तरह से झारखंड का भी निर्माण उसी उत्थान क्रम में हो रहा था। तो फिर दूसरा जो आता है वो प्लियोसिन काल में होता है, और इस प्लियोसिन काल में जो झारखंड का जो क्षेत्र होता है, लगभग ये हजारीबाग का पठार और रांची का पठार भी 1000 फीट कम से कम ऊंचा उठता है। और उस बीच में ये झारखंड का जो पाट प्रदेश है ना, ये 2000 फीट ऊंचा उठ जाता है। और अंतिम उत्थान होता है, जिसे हम कब बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लिस्टोसिन काल में जो अंतिम उत्थान होता है, उस अंतिम उत्थान में झारखंड का जो ये हजारीबाग पठार और रांची का पठार है, ये लगभग 1100 से 2000 फीट की ऊंचाई तक ये ऊपर उठता है। और ये पाट प्रदेश जो आता है ना, संपूर्ण पाट प्रदेश लगभग 3000 से 3600 की ऊंचाई तक उठता है। अब यहाँ बात करते हैं वर्तमान में झारखंड की जो ऊंचाई है, वो महज झारखंड के पाट प्रदेश की जो ऊंचाई है ना, वो 900 मीटर इसकी ऊंचाई को माना गया है। अब 900 मीटर में ये ऊंचाई है। देखिए दोस्तों, इसकी एक अपनी बहुत ज्यादा विशेषता है। थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो क्षेत्र है ना, ये एक त्रिभुजाकार है, और इसका जो आधार है ना, वो उत्तर की ओर है, और जिसका शीर्ष है वो दक्षिण की ओर दिया गया है। इस पाट प्रदेश का अगर लोकेशन का बात करेंगे, तो ये रांची पठार का पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। और अगर बात करें गढ़वा का, तो गढ़वा का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा बात करेंगे। पलामू इसमें खुद समाहित हुआ है, और लातेहार भी इसमें शामिल है, गुमला भी शामिल है। और साथ ही साथ बात करेंगे सिमडेगा का, तो सिमडेगा का जो इसका उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उससे पाट प्रदेश का निर्माण होता है। इस पाट प्रदेश में शानू और सारो नाम की 2 पहाड़ियां हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और इस पाट प्रदेश में नदियों का काफी ज्यादा बहाव मिलता है। किस तरह के नदियों का बहाव मिलता है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इधर से उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी के साथ साथ यहाँ पे शंख नदियों के साथ साथ यहाँ पे आपका एक फुलझर नाम की नदी आती है। और उन नदियों के मिलने से झारखंड में
पाट प्रदेश में बारहवें के मैदान का निर्माण होता है। ये बारहवें का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इस क्षेत्र में अभी निवास करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि बारहवें के मैदान की अपनी विशेषता क्या रही है। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हम लोगों ने इस पाट प्रदेश के बारे में चर्चा कर लिया। अब थोड़ा सा जो बात करते हैं, हम बात करना चाहते हैं रांची पठार के बारे में। रांची पठार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं रांची पठार के बारे में। जो रांची का जो पठार है, रांची का पठार अपने आप में कैसा है, ये एक चौरस नुमा है। और इस पठार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक पठारी भाग है, पूर्ण रूप से पठारी भाग है। और पठारी भाग होने के कारण से हम थोड़ा सा पहले इसका बाउंड्री को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि रांची का जो पठारी भाग का निर्माण होता है वह उसके आसपास के माने पाट प्रदेश को छोड़ करके उसके आसपास का संपूर्ण प्रदेश को रांची पठार में शामिल कर लिया जाता है। और इस पठार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एक पठारी प्रदेश है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल रहा है। और जब यहाँ से नदियाँ निकलती है तो पठारी ढालों में इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा मतलब कि ढाल है कि जिस कारण से वहाँ पे झरनों का और जलप्रपातों का निर्माण करती है। और जिसमें से प्रमुख जलप्रपात का अगर हम बात करेंगे तो बूढ़ा घाघ हो गया, लोधा घाघ हो गया, हुंडरू जलप्रपात हो गया यहाँ पे, उसके बाद घाघरी हो गया, दशम हो गया, जोनहा, इस तरह के जलप्रपात का निर्माण हमारे रांची पठार से ही होते हैं। इसकी अपनी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि ये जो प्रदेश आपका आगे चल के जाता है, ये रांची का जो संपूर्ण हिस्सा जो आता है ना, वो राजधानी के रूप में आता है। और ये हमेशा कह सकते हैं कि यहाँ पे तापमान बहुत ही कम रहता है, मतलब कि ये हमेशा एक ठंड प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। गर्मी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये जो इसकी जो ऊंचाई है, इस रांची पठार की ऊंचाई जो है ना वो कितना है दोस्तों, तो वो 600 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो ये 900 मीटर हो गया, ये 600 मीटर हो गया। अब थोड़ा सा बात करना चाहते हैं हजारीबाग पठार के बारे में। हजारीबाग का जो पठार आपके सामने यहाँ पे आता है, इस हजारीबाग का पठार का निर्माण भी रांची के पठार के साथ ही हुआ था। दोनों एक ही पठार थे, लेकिन दामोदर घाटी के वजह से ये पठार अलग अलग हो गए हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं हजारीबाग के पठार के बारे में। हजारीबाग पठार दोनों एक ही पठार था, लेकिन यहाँ पे दामोदर नदी का काफ़ी ज़्यादा कटाव हुआ, जिस कारण से दोनों पठारे, दोनों जो हजारीबाग और निचली हजारीबाग और ऊपरी हजारीबाग, दो पठारी भागों में ये विभाजित हो गया है। अब दोनों की विशेषता क्या रही है, ये जो ऊपरी हजारीबाग है वो भी 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जस्ट लाइक रांची के जैसा, बिल्कुल एज इट इज, जैसा यहाँ पे दिखा गया है वैसे ही ये भी उसी के जैसा है। इस पठार की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि ये हजारीबाग का संपूर्ण जिला और उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसकी अपनी सबसे बड़ी विशेषता ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में जो दामोदर बेसिन इसमें है, जिस कारण से यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे निचली हजारीबाग पठार के बारे में। निचली हजारीबाग पठार को किस नाम से जाना जाता है? निचली हजारीबाग पठार को भी बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बाह्य पठार क्यों है? क्योंकि ये उत्तर की ओर सबसे बाहरी हिस्सा है, इसलिए बाह्य पठार कहा गया। जिस तरह से ये पाट प्रदेश का हिस्सा जो है ना पश्चिमी, हम कह सकते हैं कि ये पश्चिमी पठार के रूप में जिस तरह से जाना गया है, ये उसी तरह से ये भी बाह्य पठार के रूप में जाना जाता है। इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 450 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, और इसलिए ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करेंगे बोकारो जिले के बारे में, बात करेंगे गिरिडीह जी का जिला रहता है। तो गिरिडीह मतलब कि हजारीबाग का जो ये पठारी भाग है, ये दोनों पठारी भाग का मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ये जो पठारी भाग पड़ता है इसी में आता है एक गिरिडीह का पठार आता है, जिस पठार में बराकर नाम की एक नदी है, और उस नदी के किनारे बसा हुआ पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसपे शनमेद शेखर नाम का एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और यही एक ऐसा क्षेत्र है जो मतलब लगभग देखा है तो काफी ज्यादा ऊंचाई पे बसा हुआ है। बाकी सब 600 मीटर और 450 मीटर के अंतराल में है। अब आगे दोस्तों बात करेंगे इस राजमहल प्रदेश के बारे में। राजमहल प्रदेश अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी दोस्तों, थोड़ा सा बात करेंगे राजमहल के बारे में, बात करेंगे राजमहल का प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि राजमहल के प्रदेश में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लगभग 150 से 300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, और इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, तो वो 2000 किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों पड़ता है? क्योंकि राजमहल का जो ये मैदान आता है, इस मैदान में
पायरोक्सिन नामक चट्टानें पाई जाती हैं और जिस कारण से इसकी विशेषता बढ़ जाती है। और इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ मैदानी भागों के बारे में। मैदानी भागों के बारे में बात करेंगे तो मैदानी भागों में यहाँ बात करते हैं गंगा का मैदान का बात करते हैं, पंच परगना मैदान का बात करते हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ा जो मैदानी भाग का क्षेत्रफल आता है वो आता है चाईबासा का मैदान, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नीचे बात करें कोल्हान श्रेणी के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ इस चाईबासा के मैदान के बारे में। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो ढालभूम श्रेणी और दलमा श्रेणी से घिरा हुआ है। इसका पश्चिमी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा जो है वो पोराहाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसका दक्षिणी हिस्सा जो है वो कोल्हान की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इसी में आयरन और सीरीज जो है ना चाईबासा के मैदान में ही मिलता है। ये पोराहाट हो गया, ये कोल्हान श्रेणी हो गया, इसी में चाईबासा के मैदान मिलती है, जिस कारण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे इस पंच परगना मैदान के बारे में और इस चाईबासा के मैदान के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पे जो नदियाँ आती है ना, जैसे कि मैं बात करूँगा शंख नदी का बात करूँगा, फिर यहाँ से जो नदियाँ स्वर्णरेखा नदी हो गया और उसके बाद बांसलोई नदी हो गई। इन नदियों के बहाव से नदियाँ सर्पाकार में बहती है और आसपास के क्षेत्रों को इस तरह से ये काटी हुई है कि इससे पंच परगना मैदान और चाईबासा मैदान का निर्माण हुआ है। और ये जो मैदान है ये मैदान किस तरह का मैदान है, तो ये नवीनतम जलोढ़ मैदान के रूप में ये सामने आते हैं। और जलोढ़ मैदान होने के कारण से इसकी विशेषता बढ़ जाती है। जिस तरह से यहाँ पे गंगा का मैदान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मैदान था, ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पंच परगना में जलोढ़ मैदान पाई जाती है। ये यहाँ पे चाईबासा का मैदान है, इसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन खादर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब थोड़ा सा मैं कुछ विशेषता के बारे में बात करूंगा जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, फिर मैं बता दूंगा कि राजमहल की जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उसी से कुछ तथ्य सामने आते हैं कि जैसे कि इसमें थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा वही बात कर लेते हैं। राजमहल का जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है, इस क्षेत्र में थोड़ा सा बात करते हैं कि जो नुकीली प्रकार की पहाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, इस तरह की पहाड़ियाँ जो नुकीली है मित्रों, उस पहाड़ी को क्या कहा गया है, तो उस पहाड़ी को टोंगरी कहा गया है। और जो पहाड़ियाँ मतलब कि गुंबदनुमा आकार में आई हुई है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डोंगरी कहा गया है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बार बार पूछ देते हैं, हमेशा पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे तथ्य जो फैक्ट है, जैसे इस पाट प्रदेश में हो गया, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में हो गया, तो यहाँ पे आता है कि दोन किसे कहते हैं और टाण किसे कहते हैं। तो दोन का मतलब होता है निचली भूमि, जिस भूमि में पानी का जमा हो, अर्थात हम अगर लोकल भाषा में बोलेंगे तो खेत बोलेंगे, ठीक है ना। इसे दोन कहा गया है। और टाण का मतलब क्या हो गया है, टाण का मतलब होता है ऊपरी भूमि, जिस भूमि में जो मतलब कि सूखा हो और भूमि ऊपर में हो, जहाँ पे हम लोग अभी वर्तमान में झारखंड के लोग गृह निर्माण करने में उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे पास जो पूर्ण रूप से जो आज झारखंड का धरातलीय स्वरूप के रूप में सामने आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा है बोर्ड, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ के बारे में। मैंने एक एक करके आप इसे एक बार इस वीडियो को फिर से घुमा के देख सकते हैं, देखने से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मैं जल्द ही मिलूंगा आप सबके सामने, मैं फिर एक बार एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को अगर आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में ये पूरी तरह से घुस जाएगा, और जब घुसेगा तो मानो मित्रों कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फायदा करेगा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में। वीडियो बनाने के बाद जैसे बन गया तो थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरी कल क्या होगी, मुझे नहीं पता कि मेरी कल क्या होगी, लेकिन मेरी कल में ये कहीं लिखा नहीं होगा कि मैं नाकाम हो गया या फिर मैंने हार मान ली। मित्रों, मैं इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे, क्योंकि मज़ा आएगा आपको जब आने वाले 6 महीने के बाद जब आप एक आधिकारिक रूप में सबके सामने आएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा। जोहार साथियों, जय हिंद दोस्तों।